डाटा। Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about data. Student, what is data? Data is basically आपके पास एक information होती है जो आपने कहीं ना कहीं से गैदर की होती है और यूजुअली ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास होती है, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 50, उर्दू में 20, मैथ्स में 30 आउट ऑफ 50, तो हम क्या कहेंगे? ये उसका क्या है? डाटा है. यहाँ एक एग्जांपल दिखाई गई है. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो. 11 स्टूडेंट्स ने एक क्लास टेस्ट अपीयर किया जिसमें 50 में से मार्क्स थे और उन स्टूडेंट्स के किस रेशियो से नंबर आए? 39, 41, 42, 35, 38, 45, 46, 31, 40, 36 एंड 44. अब जो ये वैल्यूज है मेरे पास, जो 11 बच्चों ने नंबर लिए थे, ये मेरे पास क्या है? उनका डाटा है. अब हमने डिस्कस करना है कि डाटा होता कितनी तरह का है. डाटा बेसिकली आपके पास दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट डाटा एंड एक कॉन्टिन्यूस डाटा. अगर मैं सबसे पहले बात करूं डिस्क्रीट डाटा की, तो डिस्क्रीट डाटा में आपके पास एक्यूरेट वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स्ड वैल्यू है. अगर फॉर एग्जाम्पल वो 20 स्टूडेंट्स हैं तो पूरी क्लास में वो 20 ही रहेंगे, वो 20.5 या 19.5 नहीं हो सकते. सो डिस्क्रीट डाटा में आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, एक एक्यूरेट वैल्यू आती है. इसकी डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पर आ रही है. अ डिस्क्रीट मेजरमेंट इन्वॉल्व्स ओनली इंटीजर्स और होल नंबर्स. कि आपके पास सिर्फ इंटीजर्स आते हैं या होल नंबर्स आते हैं, डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं आ सकते. The discrete value cannot be subdivided into parts. And secondly, आप discrete values को subdivided नहीं कर सकते. जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो वो 20 ही रहेगी स्टूडेंट्स, वो 20.5 या 19.5 नहीं होगी. सेकेंड, हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा की. कॉन्टिन्यूस डाटा में उन्होंने आपको कहा है कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास एक ऐसी मेजरमेंट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी या डिक्रीज होती रहेगी. इट मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, हो सकता है वो स्टार्ट में तेज चल रही हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो गई हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड और तेज हो गई हो, तो इस केस में हम उसको क्या कहेंगे? ये इसने कॉन्टिन्यूस डाटा हमारे पास आया, जो उसकी स्पीड का हमारे पास एक ग्राफ आ रहा होगा, ये वैल्यूज आ रही होंगी, वो कॉन्टिन्यूस वेरी कर रही होंगी, वो चेंज हो रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आपकी हाइट, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा हो रही थी आपकी हाइट ग्रेजुअली ज्यादा होती गई. 0.5, 0.5, 0.75, 0.1, 0.2 इंचेस आपकी हाइट ज्यादा होती गई. सो इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद उन्होंने कहा डाटा की फॉर्म्स किस तरह की होती है. डाटा आपके पास बेसिकली दो तरह का होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है. अगर मैं बात करूं अनग्रुप डाटा की, तो अनग्रुप डाटा मेरे पास अरेंज नहीं होता, मेरे पास किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होता, ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी थी कि 11 स्टूडेंट्स ने 50 में से डिफरेंट मार्क्स लिए. अगर आप देखें किसी स्टूडेंट ने 39 लिए, किसी ने 41 लिए, किसी ने 42, किसी ने 35, यानी कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया, वो अरेंज डाटा नहीं था, इसलिए हम उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा. और अगर मैं बात करूं ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप डाटा मेरे पास बेसिकली अरेंज होता है. अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें, सबसे पहले अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन उन्होंने दी है, डाटा विच इज गैदर एज इट इज ऑब्जर्व. जिस तरह आपने ऑब्जर्व किया, टीचर ने रेंडमली स्टूडेंट्स के पेपर्स पकड़े और चेक करना शुरू किए और टीचर ने क्या किया? मार्क्स उतारना शुरू कर दिए. ये क्या था? टीचर ने अनग्रुप डाटा लिया. अगर टीचर रोल नंबर वाइज पेपर कलेक्ट करती और उनको उस तरह अरेंज करती कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स है, या रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स है, 4 के इतने मार्क्स है, तो वो अरेंजमेंट मेरे पास क्या होती? ग्रुप डाटा की फॉर्म में होती. या टीचर इस तरह अरेंज करती कि हाईएस्ट मार्क्स को ऊपर रखती, उनसे कम वाले मार्क्स को नीचे, उससे कम वाले मार्क्स नीचे, तो ये भी मेरे पास एक अरेंज फॉर्म होती है, यानी कि ग्रुप डाटा होता है. लेकिन अगर मैंने रेंडमली पेपर्स पकड़ के उनको चेक किया है, या आपकी टीचर ने रेंडमली पेपर्स पकड़ के चेक किए हैं और उनकी एक लिस्ट बनाई है, दैट इज अनग्रुप डाटा. अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पर्पसेस के लिए जो आपके पास डाटा यूज होता है उसमें आप क्या देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें
आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत से नॉवेल्स पढ़े होंगे, बहुत सी रिसर्चेस पढ़ी होंगी, या आपकी फैमिली में बहुत सी चीजें ऐसी हुई होंगी जो कि लोगों ने बताई और उससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ लिख लिया, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो आपके पास प्राइमरी डाटा है। सो रिसर्चेस की बेस पर जो डाटा डिवाइड किया गया वो 2 टाइप्स में किया गया, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, जो बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल बेस पे लेते हैं, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में सर्वे करते हैं, उससे जो उनको डाटा कलेक्ट होता है वो अरेंज करते हैं। या इसके अलावा आप लोग जो आपकी कोई भी रिसर्च किसी चीज पे निकलती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोविड में देखा था आपकी कोविड रेशो क्या निकल रही थी, किस एरिया में रेंज ज्यादा थी, किस तरह कैसी थी, जब तक हमें उसकी प्रॉपर चीजें नहीं पता थी तब तक जो डाटा कलेक्ट हुआ था दैट इज अ प्राइमरी डाटा। आफ्टर रिसर्च वो किसी जर्नल में, किसी राइटर में, किसी बुक में लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा, और वो भी हमारे पास अरेंज फॉर्म में होता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी है। अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें तो आपके पास सर्वेज आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं और आपके पास क्वेश्चनियर आ जाते हैं। इन सब चीजों से जो आपके पास डाटा कलेक्ट होता है दैट इज योर प्राइमरी डाटा। आफ्टर प्राइमरी डाटा अगर हम बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो आपके पास बुक्स, जनरल आर्टिकल्स, वेब पेजेस पे या ब्लॉग्स में जो भी उन्होंने लिखा होता है, एक एक्यूरेट अमाउंट लिखी होती है, एक एक्यूरेट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज अरे? अरे बेसिकली इन्हीं सब डाटा से कनेक्टेड है। जब आपके पास एक रॉ डाटा आता है, आप उस रॉ डाटा को अरेंज करते हैं। किस तरह अरेंज करते हैं? आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यूज में नंबर को लिखना शुरू करते हैं। इस चीज को हम कहते हैं अरे, यानी कि अरेंजमेंट। सो अरे की डेफिनेशन है an array is an arrangement of rows numerical data in ascending or descending order of magnitude। कि आप क्या करें, उनकी वैल्यूज को असेंडिंगली और डिसेंडिंगली अरेंज कर दें, या आप छोटे से बड़े सारे वर्ड्स लिख लें या बड़े से छोटे सारे न्यूमेरिक वर्ड्स लिख लें। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, इस अरे डाटा की रेंज फाइंड आउट करनी है। और रेंज आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं? आपके पास डाटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू आई है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी रेंज। रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। रेंज फाइंड आउट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली आपके पास किसी डाटा में, किसी रॉ डाटा में कोई चीज कितनी दफा रिपीट हुई है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू कितनी दफा आई है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर हम फर्स्ट वाले एग्जांपल को ही देखें जो कि हमारे पास थी 39, 41, 42, अगर इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा तो वो मेरे पास क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। हर नंबर कितनी दफा आ रहा है वो मेरे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोगों के 10 सब्जेक्ट्स हैं और आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स लिए और आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लिए। आपकी वैल्यूज कितनी दफा आई हैं, नंबर ऑफ टाइम ऑफ वैल्यूज कितनी दफा रिपीट हुई है, वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर वो एक भी दफा आई है तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी 1 होगी। इसको मजीद एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लिए एक सब्जेक्ट में। मैथ्स में फॉर एग्जाम्पल 50 में से डिफरेंट मार्क्स लिए। अब आपने देखने के कितने बच्चों के नंबर सेम आए हैं, कितने बच्चों के नंबर आपसे कम है, कितनों के आपसे ज्यादा है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन यहाँ देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, कि एक चीज कितनी दफा अकर हो रही है और कितनी दफा आ रही है आपके पास, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A frequency distribution is an arrangement of data showing the frequency with which each successive value or variable occur। अब आपके पास कोई वैल्यू, अगेन वही बात, कितनी दफा आ रही है, कितनी ज्यादा दफा आ रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल 50 में से मेरे पास 49 लेने वाले 3 स्टूडेंट्स थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, 3 आ गई। 50 में से 27 नंबर लेने वाले 8 स्टूडेंट्स थे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? When the data is arranged in groups, अगर हम किसी डाटा को अरेंज कर लेते हैं पहले से ही और फिर हम बताते हैं कि इस अरेंज डाटा में हमें पता चल रहा है ये नंबर इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने वो ग्रुप में उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने आपको दिया है, ये एग्जांपल आगे आने वाली तमाम डेफिनेशंस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
एग्जाम्पल में उन्होंने क्या, कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 अवॉर्डेड टू 30 स्टूडेंट्स। अब उन्होंने आपको एक नंबर बता दिया है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कितने में से मार्क्स लिए हैं, 50 में से मार्क्स लिए, और क्या क्या नंबर आए हैं। इसका मतलब है हमारे पास 30 टाइम्स डाटा आ गया है। 3, 5, 7, 9, 8, 11, 15, 30, 16 और इस तरह का एक पूरा डाटा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लासीफाई दिस डाटा इनटू ग्रुप फॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर आप इस डाटा को देखें तो आपके पास कुछ नंबर रिपीटेड होंगे डेफिनेटली, कुछ नंबर आपके पास कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ हाईएस्ट नंबर होगा जो कि सेंटर में ही आ रहा होगा, एंड पे नहीं आ रहा होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको ग्रुप, ये एक अनग्रुप डाटा है, रॉ डाटा है, आपने इसको ग्रुप डाटा में चेंज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसको अरेंज करूंगी। अरेंज कर लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, अरे। अरे द डाटा, मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स को अरेंज किया। 1, सबसे कम नंबर जो आए थे वो 1 थे, उससे ज्यादा 3, देन 5, 7, 8, 9, 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं 2 टाइम्स 9 लिखूंगी, मैं 1 टाइम 9 नहीं लिखूंगी। देन 11, 14 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 15 मेरे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 16, 21, 22, 23, इस तरह 49 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं वो हम स्क्रीन पर अरेंज करके लिख देंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, मैं रेंज फाइंड आउट करूंगी। रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास 49 थी, 49 में से जब 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास इस डाटा की रेंज आ जाएगी, दैट इज 48। अब मैंने क्लासीफाई करना है इसको ग्रुप्स में। मैंने क्या किया, मैंने 5 नंबर्स का एक ग्रुप बना लिया, यानी कि 1 से 5 तक, then 6 to 10, then 11 to 15, 16 to 20, then 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, then 46 to 50। 50 तक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास मार्क्स कितने थे, 50 तक मार्क्स थे। अब मैंने देखना है कि मेरे पास 1 से 5 तक स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, मैंने उतने स्टूडेंट्स के नाम लिख देने। अब 1 से 5 तक मेरे पास यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, इनके 1, 3 एंड 5। 3 स्टूडेंट्स ने इस रेंज में मार्क्स लिए। देन 6 to 10 कितने मेरे पास थे, 4 स्टूडेंट्स बन रहे थे। देन इसी तरह 11 to 15 मेरे पास 6 स्टूडेंट्स बन रहे थे, यानी कि 11 से 15 के दरमियान मेरे पास मार्क्स जो थे वो 6 स्टूडेंट्स ने अटेन किए। इसी तरह मैं इसका सारा डाटा जो है वो कुछ इस तरह लिख दूंगी जैसे आपको स्क्रीन पर शो है। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास एंड क्लास इंटरवल को डिस्कस करेंगे। क्लास एंड क्लास इंटरवल क्या है, ये जो मैंने अभी 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11 से 15 तक, ये जो मैंने एक गैप दिया है, ये मैंने एक बाउंड्री सेट किया, यहाँ से यहाँ तक के मार्क्स के स्टूडेंट्स देखने, क्लास और क्लास इंटरवल सेट किया था मैंने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।